अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, इससे पहले हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की। सो activity 6.1 can be described as when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. The description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of word equation. तो आपके पास एक वर्ड इक्वेशन नीचे दी गई है। ये जो यहाँ केमिकल इक्वेशन दी गई है टेक्स्ट बुक में, तो इसने सीक्वेंस वाइज इसे नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं और एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अभी हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज मीन एक्चुअल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन using symbols and formula of the substance is called chemical equation। सर क्या हमें इस इक्वेशन को रटा मारना है? ना, इसे नहीं रटा मारना है, हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला का मतलब क्या हो और मेरे कहने का मतलब क्या है। A chemical reaction can be written by two ways। फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। देखो, इससे पहले हम वर्ड इक्वेशन को स्टार्ट करें, जो एक केमिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जब भी मैं बात करता हूं कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, ये मैं बात कह रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी में क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को लर्न कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन लर्न कर रहे हो आप, ये तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप इसको एग्जाम में नहीं लिखोगे। चलो मानता हूँ कि मुझे सब पता है, मैं ए टू जेड जानता हूँ केमिस्ट्री के बारे में, मैं केमिस्ट्री के या साइंस के बारे में ए टू जेड जानता हूँ मैं, लेकिन आपको तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, जब तक आप इसको अपने वर्ड्स में मेंशन नहीं करोगे। तो यही मान है किसका, केमिकल इक्वेशन का। चलो हम इसको काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है, इसको हम लिखते हैं दो तरीके से। ठीक है, पहले को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, it's a shorthand method of writing chemical reaction in terms of words of reactants and products is called word equation। देखो, आप इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, जो वर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है, हमें इसके वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं बोलता हूं व्हेन a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide, ये मैं बात कह रहा हूं, ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। लेकिन केमिस्ट्री ये नहीं माने कि आप सेंटेंस बोल रहे हो, आपको उसको किसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहली फॉर्म को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, आप लिखोगे व्हेन मैग्नीशियम बर्न इज when magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide। नहीं, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट ऑफ फॉर्म में लिखना है। आप शॉर्ट ऑफ फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऊपर मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैंने उसको बर्न किया इन ऑक्सीजन, तो मुझे क्या सिंपल लिखना है, इट्स मैग्नीशियम, MAGNESIUM मैग्नीशियम। ये क्या है, रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है, रिएक्टेंट। तो मैंने इसको लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे आर रिएक्टेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये जो मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं लिख रहा हूँ कि व्हेन मैग्नीशियम reacts with oxygen it gets converted into magnesium oxide। it's a long sentence, it's a quite long sentence। तो हमें इसको लॉन्ग सेंटेंस में नहीं लिखना है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन। हमें मैग्नीशियम की बात, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा, तो मैग्नीशियम की जो इसका वर्ड है MAGNESIUM, ये इसका वर्ड है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की OXYGN, ये इसका वर्ड है। ठीक है, इसी तरह इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है प्रोडक्ट। तो हमने इसको मेंशन किया इन टर्म्स ऑफ वर्ड। लेकिन इससे भी और अलग तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, हम और एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, the shorthand method of writing chemical reaction
in terms of symbols and formula are called chemical equation. जो मैंने पहले मेंशन किया ऊपर, अगर आपने देखा होगा वो representation of chemical reaction using symbols and formula of the substance is called chemical equation. तो हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. The shorthand method of writing chemical reaction in terms of symbols and formula are called chemical equation. देखो मैंने आपको पहले ही बोला इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका हम इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड लिखते हैं, ठीक है. मेरे पास ऑक्सीजन है, मैंने इसको लिखा OXYGEN. मेरे पास फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, इट्स NITROGN. इसी तरह अल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आर्गन. तो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ड किया है मेंशन. लेकिन इससे भी और एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म है. हम क्या लिखते हैं, हम बस सिंबल लिखते हैं. सिंबल एंड फॉर्मूला, ये हम इंपॉर्टेंट है. किसी का सिंबल आता है, किसी का फॉर्मूला आता है. देखो यहाँ पे यही अबो वाली इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल द अबो इक्वेशन may also be written as. देखो अब मैंने मैग्नीशियम को इन टर्म्स ऑफ वर्ड नहीं लिखा, ये इन टर्म्स ऑफ सिंबल. देखो जो Mg है, मेरे पास जो Mg है ये सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg. इसी तरह जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल, हालांकि जो पीरियड टेबल है उसमें लिखा है ऑक्सीजन एज ए O, लेकिन वो तो लिखा है ऑक्सीजन एज ए O, लेकिन ऑक्सीजन एग्जिस्ट होता है एज ए O2. फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर आपके पास है, मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, तो पीरियड टेबल में इसको मेंशन किया गया है N, लेकिन आप कभी नहीं देखोगे N, ये होता है N2 फॉर्म में, ठीक है. इसी तरह ऑक्सीजन होता है O2 फॉर्म में. तो एक हुआ कि आपके पीरियड टेबल में क्या मेंशन किया गया, दूसरा हुआ कि वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट होता है, ठीक है. तो ऑक्सीजन का सिंबल असल में O है, लेकिन एग्जिस्ट होता है O2, तो इसलिए मैंने इसका क्या लिखा, ये फॉर्मूला O2. इस तरह MgO. देखो अब सिंबल और फॉर्मूला क्या फर्क है, मेरी बात समझिएगा आप. ये जो है ना Mg, ये एक ही एटम, ठीक है, इसलिए इसका लिखता हूं मैं सिंबल. लेकिन कभी हो गया ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, तो वहां पे हम सिंबल नहीं बोलते, वहां बोलते हैं फॉर्मूले. देखो यहाँ पे MgO, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. जब भी एक से ज्यादा एटम होंगे, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, तब उसको बोलते हैं फॉर्मूले, ठीक है. देखो यहाँ पे O2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मूले. इसी तरह मेरे पास है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास H2, इट्स H2SO4, यहाँ से लिखूंगा मैं सल्फर, यहाँ से लिखूंगा मैं नाइट्रोजन. इसी तरह HNO3. देखो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें कितने एटम्स है, एक तो हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, तो है ना एक से ज्यादा एटम, इसको बोलते हैं फॉर्मूले. लेकिन अगर खाली होगा सल्फर S, तो उसको बोलते हैं सिंबल. नाइट्रोजन इसको बोलते हैं सिंबल. इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जो है ये है क्या, फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स है. तो यहाँ पे आपने देखा कि इट्स मैग्नीशियम, ये इसका सिंबल है, प्लस ऑक्सीजन O2, ये इसकी फॉर्मूला गिव्स MgO. तो आपने देखा है कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, या तो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 वेज. तो पहला जो है दैट इज वर्ड इक्वेशन, एंड दूसरा जो है वो है केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन जो बहुत इजी टॉपिक है, तो मैंने इसको काफी सिंपल बनाया, हालांकि टेक्स्ट बुक ने इसको काफी ट्विस्ट में जो है मेंशन किया है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है द वर्ड इक्वेशन फॉर इक्वेशन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब जो यहाँ पे है ना नीचे लिखा है, ये जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हो, just like the word equation show change of reactant to products through an arrow placed between them. देखो टेक्स्ट बुक में हमेशा आप ये नहीं देखोगे कि इसमें पूरे पॉइंट्स में मेंशन होंगे, अगर होंगे भी तो वो यूजुअली सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन मैंने इसको एक सीक्वेंस पैटर्न में बनाया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. देखो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अब केमिकल इक्वेशन को हमने समझा. अब अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट डज मीन केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, it is a representation of chemical reaction using symbols and formula of the substance is called chemical equation. तो यह 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा. लेकिन अगर आपको केमिकल इक्वेशन को पूरा समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा वर्ड इक्वेशन क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है. देखो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द reactants are written on left hand side separated by plus sign. देखो रिएक्टेंट्स हमेशा लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा. और बीच में क्या डाला जाता है, इट इज प्लस साइन.
इसी तरह द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जिंक है, जिंक के मेरे पास एक एलिमेंट है प्लस H2SO4, जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ प्लस, ये आप देख रहे हो जो प्लस है, तो मैं चाहे वो रिएक्टेंट कोई हो या यहाँ से प्रोडक्ट हो, देखो यहाँ से है ना प्लस, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ये जो रिएक्टेंट्स है जिंक एंड H2SO4, इनको कौन सेपरेट कर रहा है, इनको सेपरेट कर रहा है प्लस। तो आप कभी नहीं देखोगे जिंक माइनस, तो ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा है। इसी तरह आप कभी नहीं देखोगे ZnSO4 माइनस H2, तो ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो रिएक्टेंट्स जो लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय विच साइन, इट्स प्लस साइन, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करते हैं आल्सो बाय विच साइन, इट इज प्लस साइन, ठीक है। ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपने समझा, आपने समझा कि जो रिएक्टेंट्स है वो हम लिखते हैं किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, और जो प्रोडक्ट्स है वो लिखते हैं राइट हैंड साइड से, बाय दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो ये था पहला पॉइंट। उसके बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट्स। देखो अब ये मसला है, अभी हमने समझा कि रिएक्टेंट्स को कौन सेपरेट कर रहा है, प्लस साइन, और लिखे और वो किस साइड से लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह प्रोडक्ट साइड का भी। तो यहां से अब दूसरा क्वेश्चन है, अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कौन सेपरेट कर रहा है। पहला था रिएक्टेंट्स को कौन सेपरेट कर रहा है, प्रोडक्ट्स को कौन सेपरेट कर रहा है, हमने देखा उसको प्लस साइन सेपरेट कर रहा है। लेकिन अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कौन सेपरेट कर रहा है, देखो यहां से ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये है रिएक्टेंट्स, दीज आर, ये क्या है MgO, दीज आर प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स, ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड, इनको कौन सेपरेट कर रहा है, इनको सेपरेट कर रहा है ये एरो, आप देख रहे हो एरो, इनको यही सेपरेट कर रहा है ना। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कौन सेपरेट कर रहा है, बाय एन एरो। तो अब ये एरो किस तरह पॉइंट है, इट इज फ्रॉम, देखो ये है ना इस साइड से ऐसे, ये रिएक्टेंट साइड से आ रहा है, लेकिन ये किसकी तरफ जा रहा है, इट इज प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहां से मेंशन किया गया है इट इज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड दिया जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है A प्लस B, इसको मैं एरो ऐसे रखूंगा, इट गिव्स C। देखो ये जो है A प्लस B है, ये रिएक्टेंट्स, लेकिन एरो किस साइड से है, ये रिएक्टेंट साइड से, इट गिव्स C। इसका मतलब है इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड, ठीक है। ये यहां से प्रोडक्ट साइड, इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, देखो प्रोडक्ट साइड की तरफ आ रहा है, देखो प्रोडक्ट साइड की तरफ आ रहा है और रिएक्टेंट साइड की तरफ जा रहा है। तो हमेशा आप ये नहीं देखोगे कि हमेशा ये होगा रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, ना, कभी होगा प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड। हमारे पास कोई रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो मेरे पास है, मान लो कि A प्लस B इट गिव्स C प्लस D। देखो A प्लस B गिव्स C प्लस, तो A प्लस B जो है ऊपर एरो दिया गया है, ये किस तरफ कन्वर्ट होता है, C प्लस D। एरो किसकी तरफ है, रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, लेकिन C प्लस D वापस कन्वर्ट होता है किसमें, A प्लस B। तो इट इज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड, इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि आप हायर क्लास में आगे पढ़ोगे। तो ये था पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। तो मैं हर एक पॉइंट को काफी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो तीसरा पॉइंट जो है, द फिजिकल स्टेट of a substance is indicated as solid S, liquid L, gas as a G and aqueous solution as a Q। देखो अब होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होता है कि कौन सा सबस्टेंस किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्या ये सॉलिड में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लिखते हैं, जो यहाँ पे सॉलिड है इसको लिखते हैं हम S ब्रैकेट में। हम ब्रैकेट में पूरा सॉलिड नहीं लिखते, हम ब्रैकेट में लिखते हैं S। अगर ये लिक्विड होगा तो हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट में L। अगर ये गैस होगा तो हम इसको लिखते हैं G। अगर ये एक्वा सोल्यूशन होगा इट इज AQ। देखो अगर आपको पता होगा लिक्विड एंड एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड होता है कि वो प्योर लिक्विड होता है, मतलब वाटर होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें कुछ सोल्यूट ऐड हुआ है, ठीक है। खैर मुझे ये नहीं बोलना है, तो मुझे एक्चुअली बोलना है कि फिजिकल स्टेट। देखो मेरे पास कोई ए सबस्टेंस है, कोई भी, ये मैग्नीशियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जिंक हो सकता है, तो ये किसमें है, सॉलिड में। तो मैंने इसको ब्रैकेट में सॉलिड नहीं लिखा SOLID, तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने S, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इट इज इन सॉलिड।
इस तरह ये जो बी मेरे पास सबस्टेंस है, इट इज इन एल, तो इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए इट इज इन लिक्विड फॉर्म। इसी तरह सी एज ए जी, सी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। इस तरह डी किस फॉर्म में, ये है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये होती है फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। तो अगर आपको कभी आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, आपको फॉर एग्जांपल एम जी ये होगा सॉलिड में, प्लस O2 ये होगा लिक्विड में, लेट तो मैग्नीशियम होगा सॉलिड में, ऑक्सीजन होगा लिक्विड में, तो Mg होगा गैस में, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो फिजिकल स्टेट है ये किस में लिखी जाती है, ब्रैकेट में, सॉलिड एज एस, लिक्विड एज एल, जी एज जी, गैस एज जी, एक्वस सॉल्यूशन एज ए क्यू। अब नंबर 4th पॉइंट, द gaseous substances are shown by arrow upwards, the precipitate are shown by arrow downwards। नाउ इसको हम जो है काफी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, इट इज, मैं लेता हूं जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। जब हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसमें मैंने आपको एक समझाया, एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो तब मैंने वो एग्जांपल मेंशन की थी, दैट इज जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2। तो मैंने आपको बोला कि ये जो H2 है ये क्या है, गैस, ये इवॉल्व होता है। लेकिन जब भी कोई गैस इवॉल्व होता है, कोई भी गैस, चाहे मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, चाहे मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा, चाहे मैं अमोनिया गैस की बात करूंगा, किसी भी गैस की अगर मैं बात करूंगा, तो हम इसको लिखते हैं एरो अपवर्ड्स। देखो ये है एरो अपवर्ड्स। तब मैंने आपको ये नहीं दिखाया क्योंकि तब आपको ये चीज समझ नहीं आती। एरो अपवर्ड्स का मतलब ये कॉमन सेंस है। एरो अपवर्ड्स का मतलब है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमेशा जो गैस होता है वो क्या होता है, एस्केप, वो भाग जाता है, वो ऊपर की तरफ भाग जाता है, वो एटमॉस्फेयर की तरफ भाग जाता है। तो तभी हम लिखते हैं इसको एरो अपवर्ड्स, क्योंकि वो एस्केप होता है, वो निकलता है। लेकिन वही मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी, तो मैं वो एग्जांपल मेंशन करूंगा। इट इज AgCl, सॉरी AgCl नहीं, इट इज AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl plus NaNO3। आप याद करो जब हम पढ़ रहे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब मैंने बोला आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो हमेशा क्या होता है, ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास बीकर है, ये इसने प्रेसिपिटेट। अगर मैं प्रेसिपिटेट की बात करूंगा, चाहे चाक पार्टिकल्स की बात करूंगा, तो वो हमेशा नीचे क्या होगा, सेटल डाउन। तो इसलिए इसको लिखते हैं हम एरो ऑफ डाउनवर्ड्स। देखो ये जो है AgCl, इट्स प्रेसिपिटेट, हम इसको लिखते हैं एरो डाउनवर्ड्स। ना इसका मतलब क्या है एरो डाउनवर्ड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो भी कोई प्रेसिपिटेट अगर होगा तो हमेशा कहाँ सेटल डाउन होगा, बॉटम पे, वो नीचे होगा सेटल डाउन। तो हम इसको लिखते हैं इसलिए एरो डाउनवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ होता है सेटल डाउन, ये होता है सेटल डाउन नीचे, ठीक है। तो जो भी कोई प्रेसिपिटेट, चाहे वो येलो कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, कोई भी प्रेसिपिटेट, किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट जो होगा, तो वो हमेशा नीचे होता है सेटल डाउन। तो इसीलिए लिखते हैं हम एरो डाउन वर्ड्स, ठीक है। तो यह नंबर 4th पॉइंट। अब हमारे पास जो 5th पॉइंट है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज शोन बाय एडिंग प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, द एंडोथर्मिक इज शोन बाय एडिंग प्लस हीट ऑन द रिएक्टेंट साइड। देखो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक रिएक्शन, इट इज, यही मैं एग्जांपल लेता हूं, इट इज जिंक plus H2SO4 gives zinc sulfate plus H2 plus heat। देखो जब ये रिएक्शन आप कैरी आउट करोगे, जब आप बीकर को बाहर से टच करोगे, इट विल बी वेरी हॉट, ठीक है। वो इसलिए वहां पे हीट क्या होती है, बहुत सारी लिबरेट। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पे हीट क्या होती है, लिबरेट, या हम कह सकते हैं जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, राइज। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। तो जो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस हीट का मतलब होता है कि वहां से हीट निकल रही है। तो जो भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं प्लस हीट, ये प्लस हीट, बट ऑन विच साइड, इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड। देखो हम क्या लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज A plus B, it gives C plus heat,
तो जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हम लिखते हैं प्रोडक्ट साइड से क्या प्लस हीट, क्योंकि वहां से हीट निकल रही है, ठीक है, वहां से टेम्परेचर क्या हो रहा है राइज, तो हम लिखते हैं इसको प्रोडक्ट साइड से प्लस हीट। वायर जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमें हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल, लाइक मैं लेता हूं एग्जांपल फेरस सल्फेट इज FeSO4 प्लस हीट, it gives Fe3O4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, हालांकि ये मैं आपको समझाऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी। देखो मेरे पास FeSO4 है, तो ये है फेरस सल्फेट, तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मुझे हीट देनी पड़ती है, मुझे यही से हीट देनी पड़ती है, तो मैं लिखता हूँ प्लस हीट, इट गिव्स Fe3O4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मैं इसको इन शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, इट इज A प्लस हीट, इट गिव्स B प्लस C प्लस D, या जो भी वहां पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो A कोई सबस्टेंस मेरे पास है, प्लस हीट, मैं हीट से यहाँ दे रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, और जो है यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इट इज B C एंड D, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन शॉर्ट, इन नटशेल, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उससे हम लिखते हैं प्लस हीट, बट ऑन विच साइड, इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको हम लिखते हैं प्लस हीट, बट ऑन विच साइड, इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब मेरे पास जो पॉइंट नंबर 6 है, आपने सुना होगा एसिड के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा एसिड की, या अगर मैं बात करूंगा बेस की, हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। आपने ये भी सुना होगा हमारे पास होता है डाइल्यूट एसिड, हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड एसिड, हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड बेस, हमारे पास होती है डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो एसिड जो है या तो कंसंट्रेट हो सकता है या तो डाइल्यूट हो सकता है। इस तरह बेस जो है या तो वो कंसंट्रेट हो सकती है या तो वो डाइल्यूट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड, ये है कंसंट्रेटेड, इट इज कंसंट्रेटेड। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है HCl, इट इज HCl। तो अगर ये होगा कंसंट्रेटेड तो मुझे ब्रैकेट में लिखना है CONC। तो जब भी आप देखोगे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं CONC, इट मीन्स दैट इट इज कंसंट्रेटेड। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं और जो है डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं उसका आपको रिकैपिटुलेट देता हूँ, मे भी कुछ बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में। देखो अगर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल जो है मोर होगा और सॉलिड पार्टिकल कम होगा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे पास अगर HCl होगा, तो अगर आप सुनते हो कभी किसी लड़की पे एसिड फेंका गया, आप न्यूज में सुनते हो यूजुअली, तो वो एसिड जो होता है वो होता है 99%, इट इज 99%। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 99% HCl सॉलिड मिला है, क्योंकि ये पहले HCl होता है किस फॉर्म में, सॉलिड में, और खाली 1% जो इसमें वाटर है, 1% इसमें क्या है, वाटर। इसको बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेट एसिड वो एसिड होता है जिसमें मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होंगे और लेस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते, अगर होगा भी थोड़ा बहुत होगा, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। लेकिन अगर यही कंसंट्रेट एसिड यहाँ पे होगा, ठीक है, अब इसमें मैं पानी डालूंगा, अब जितना मैं पानी डालूंगा अब ये उतना खतरनाक एसिड नहीं रहेगा, तो इसका मतलब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। सर आप हमें बोलिए कि ये जो लेबोरेटरी में एसिड होता है क्या वो कंसंट्रेट होता है कि डाइल्यूट, ये कॉमन सेंस है। अगर आपको लेबोरेटरी में आपको दिया जाएगा कंसंट्रेटेड 99% वाला, तो उनको पता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करोगे लेबोरेटरी में तो आपकी स्किन, अगर ये स्किन पे पड़ेगा तो आपकी पूरी स्किन क्या करेगा, ये करेगा बर्न। तो इसलिए जो लेबोरेटरी में यूजुअली एसिड होता है वो होता है 60%, या आधे लेबोरेटरी में होता है 50%, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए लेबोरेटरी में आपको इतना कंसंट्रेट एसिड नहीं मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे कंसंट्रेट एसिड है, ठीक है, इसमें इसका मतलब है इसमें सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल भी है ही नहीं, अगर होगा भी थोड़ा बहुत होगा।
अगर मैं इसमें पानी ऐड करता जाऊंगा, जितना मैं पानी ऐड करता जाऊंगा, इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम। अब ये उतना कंसंट्रेट नहीं रहेगा, अब ये रहेगा धीरे धीरे करके डाइल्यूट। लेकिन जब आप इतना पानी ऐड करोगे कि अब ये, अगर आप मान लो कि अगर आप 500 लीटर ऐड कर रहे हो 10 ml कंसंट्रेट में, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्या, कंसंट्रेटेड, तो वो अब क्या रहेगा, डाइल्यूट, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, खत्म। सो दैट वाज द कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट। ये मुझे ऐसे ही याद पड़ा, थोड़ा बहुत आपको इसका रिकैपिचुलेट देने के लिए। तो अगर HCl कंसंट्रेट होगा, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में CuNC। CuNC का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। अगर यही HCl इसमें पानी ऐड करूंगा, ये बनाऊंगा डाइल्यूट, तो इसको लिखते हैं हम DIL। इट इज दिल एंड दिल, ठीक है, ये वो वाला दिल नहीं है, इट इज दिल। दिल का मतलब होता है इट इज डाइल्यूट। इसी तरह अगर मेरे पास, मान लो कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगी, तो मैं लेता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक मेरे पास है NaOH। तो अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा कंसंट्रेटेड, तो हम इसको ब्रैकेट लिखते हैं CuNC। इसका मतलब इसमें मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है एंड लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। अगर यही होगा, इसमें मैं पानी ऐड करूंगा, तो पानी ऐड करने से अब ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अब ये बनेगा डाइल्यूट, तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में इट इज दिल, ठीक है। तो ये था हाउ कैन यू राइट कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड और बेस, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट यहां पे मेंशन करूंगा जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 7, आई थिंक शायद पॉइंट नंबर 7 है।